गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। टुडे इज 13th ऑफ मार्च। स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आ रखे हैं उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। और पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज वैसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी होने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 न्यूज में है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए हैं रिगार्डिंग CAA। बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जब 2019 में ये आया था और हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि क्यों प्रोटेस्ट हुआ था, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, हर एक एंगल जाना था। अब नए रूल्स जो आए हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा वो पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बताइए, ये जो नए रूल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। बताइए, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट कौन सा है इन तीनों स्टेटमेंट से रिगार्डिंग द न्यू रूल्स नोटिफाइड बाय सेंटर रिगार्डिंग CAA। चलो चलते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आप आंसर कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से आते हो और आप कहते हो कि मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जो अंडर CAA नोटिफाइड है, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा जो कहता है कि हाँ आप हिंदू कम्युनिटी से, कि हाँ आप जैन कम्युनिटी से, कि हाँ आप सिख कम्युनिटी से या फिर वैसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो CAA के अंडर में नोटिफाइड है। जब हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे फाइंड आउट करेगी टारगेट ग्रुप कौन सा है, गवर्नमेंट कैसे पता करेगी किसी भी व्यक्ति का कौन सा रिलीजन है, तो ऐसे पता करेगी गवर्नमेंट वहां के प्रतिष्ठित रिप्यूटेड कम्युनिटी द्वारा जारी किया हुआ एक प्रमाण पत्र जो कहेगा कि हाँ आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो या फिर वैसे कोई कम्युनिटी से जो CAA के अंडर में नोटिफाइड है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ? इस हिसाब से बिल्कुल सही हुआ। ओके, चलो स्टेटमेंट ए गलत सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप आते हो इंडिया में सिटीजनशिप के लिए और आप इन 3 कंट्री से भी बिलोंग कर रहे हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देगी। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी कांटेक्ट रख रहे हो, आपका पास्ट हिस्ट्री क्रिमिनल रहा है, आप क्रिमिनल ऑफेंसेस में इंडल्ज रहे हो, तब भी क्या आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया का? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? सी विदाउट एनी एक्सेप्शन। स्टेटमेंट ही काफी एक्सट्रीम है और इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बहुत चांसेस होते हैं कि गलत ही रहते हैं। तो कोई भी सदस्य मिल सकता है क्या उनको सिटीजनशिप? नहीं मिल सकता है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। बहुत आराम से हमने कर लिया एलिमिनेट। चलो ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? एम्पावर्ड कमिटीज विल स्क्रूटिनाइज ऑल एप्लीकेशन। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अगर एप्लीकेशंस आते हैं तो ठीक है, चलो तुम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो CAA के अंदर नोटिफाइड हो और तुम इन 3 कंट्रीज से आ रहे हो, चलो ठीक है तुमको सिटीजनशिप दे देते हैं। ऐसा होगा? नहीं होगा। स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एम्पावर्ड कमिटी द्वारा। ओके, और ये जो एम्पावर्ड कमिटी है ये वर्क करेंगी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिटीज और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं इनको हेड करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर SP। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ऑब्वियसली सही हुआ। तो अगर आपने रूल्स नहीं भी पढ़ा होता ना तो आप बहुत आराम से ये आंसर ले आते, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट कौन सा होगा? A सही है, C सही है, B गलत है, तो आपका आंसर हो गया D, A और C। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया। CA बेसिक चीज जो बहुत बार हमने पढ़ रखा है, फिर से पढ़ेंगे। क्या? 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है जो बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, जो इंडिया में इंटर कर चुके हैं या किया था उन्होंने इंटर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 31 दिसंबर 2014। क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि हमारे सेंटर ने नोटिफाई किया है CAA का रूल्स अहेड ऑफ द पोल इलेक्शन। ठीक है, चुनावी माहौल है, बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी, जानेंगे, पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बातें रहती हैं, मजा ही आता है पढ़ने में। तो आप आते हो तो ऐसे ही कपड़े लेके तो नहीं आ जाओगे ना, आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लेके आना होगा। सिटीजनशिप मिल रहा है आपको, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? बर्थ सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, लाइसेंस, स्कूल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हर एक डॉक्यूमेंट जो आप पोजेस करते हो आपको नहीं, जिनको चाहिए उनको लाना होगा। चलो ठीक है। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये बताता हो जो कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और उसी कम्युनिटी के मेंबर कंटिन्यू होना चाहते हो, उसी कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपका रिलीजन क्या है, क्या आप टारगेट ग्रुप हो कि नहीं हो,
ये वो सर्टिफिकेट बताएगा। चलो ठीक है। और सारी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। मैंने बताया था एम्पावर्ड कम्युनिटी स्क्रूटिनाइज करेगी। वो जो एम्पावर्ड कमिटी होगा उसको हेड करेंगे डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन के, स्टेट के, हर स्टेट में। और उसमें इंक्लूड होंगे कौन कौन, बहुत सारे लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स होंगे, पोस्ट मास्टर जनरल होंगे। आप देख रहे हो मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी स्क्रूटनाइजेशन होगा। ऐसे ही सिटीजनशिप किसी को नहीं मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे प्रोसेस से जो गुजरेंगे फिर लास्ट में जाके उनको मिलेगा क्या, सिटीजनशिप। तो ये सारी नई बातें थी जो अभी नोटिफाई किया हमारे सेंटर ने रिगार्डिंग CAA। और फिर मैंने बताया कि नहीं एक्सेप्शंस भी हैं, किसी को भी नहीं मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति है उसको नहीं मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें ये भी बात कही गई कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो क्रिमिनल केस के अंडर में है, अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920, उनको नहीं मिलेगा। जो कंट्री में इलीगली आए हैं या फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें भी निकल कर आई हैं जो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं सेंटर द्वारा। तो CA समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है क्या CA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गगनयान बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, आसमान की ऊंचाइयों पे गए थे। अब चलिए अंदर समुद्रयान, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। समुद्रयान क्या है, फर्स्ट मैन मिशन टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। भारत का पहला मानव युक्त मिशन है जो गहरे समुद्र के अंदर जाएगा। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है ये आपको बताना है। सारे ऑप्शंस जो है दे रखे हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं हर मिनिस्ट्री के बारे में, डिवीजन भी करेंगे। पहले आप बताइए कौन है नोडल मिनिस्ट्री समुद्रयान का। जी हाँ, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो है नोडल मिनिस्ट्री समुद्रयान का। तो हुआ क्या है, इनका भी परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण हुआ, कंप्लीटेड की टेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल मिशन कॉल समुद्रयान। ठीक है, किसने करवाया था ये टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने करवाया था। ये है ना, ये अंदर जाएगा 6000 मीटर तक के अंदर, नीचे तक जाएगा समुद्र के, और पता करेगा जितनी भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है वो हर एक चीज करेगा। इनके साथ जैसा कहा मैन मिशन है, 3 इंसान भी जाएंगे, है ना। तो ये जो है इसको कहा गया है मत्स्य 6000, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मत्स्य 6000। 6000 क्यों, क्योंकि 6000 के मीटर की गहराई तक जाएगा। कौन जाएगा, मत्स्य 6000 अंडर द मिशन समुद्रयान, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चलो क्या करेगा, अंदर जाके फोटो लेगा, पढ़ाई करेगा, जानेगा कि अंदर में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी है, एक्सप्लोर करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस समुद्रयान। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को लेकर हमने क्या पढ़ा था, कल रिवीजन किया था, परसों पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि सब्सिडी बढ़ाई गई है, 100 रुपए कम हो गया LPG सिलेंडर का। जी हाँ, उज्ज्वला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। चलो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या पढ़ा था इसमें हमने, RK सिंह, वीरेंद्र कुमार जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है, इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया MP के भितरवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को। ठीक है, चलो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसको लेके क्या पढ़ा था कल हमने, इन्होंने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है और डिप्लॉय किया है VSAT 80 ट्राइबल विलेजेस में, ऐसे विलेजेस में जो ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन में बसते हैं, ताकि कनेक्शन पहुंचाया जा सके इंटरनेट का। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसरो के साथ मिलकर VSAT डिप्लॉय किया। तो हो गया, चलो ठीक है, बहुत आराम से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किस विलेजेस ने, किस स्टेट के विलेजेस ने अपोज किया है गवर्नमेंट की एक मूव जो क्लासिफाई करती है, नोटिफाई करती है ओरांस जो एक सैक्रेड ग्रूव है उसको एज अ डीम फॉरेस्ट। ठीक है, एक स्टेट है, उस स्टेट ने जो ओरांस है, जो वहां के सैक्रेड ग्रूव है, उसको डीम्ड वन में क्लासिफाई कर दिया है। किस स्टेट ने ये काम किया है, सैक्रेड ग्रूव, पवित्र उपवन, नाम से ही समझ में आ रहा है ये ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा फॉरेस्ट है, ऐसा वन है जो पवित्र है, जो कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल कम्युनिटी है उनको वो एसोसिएट करते हैं उस वन को बहुत ही सुपरस्टिशन से, या फिर कोई टैबू एसोसिएटेड रहता है, या कह लें कि पूजा पाठ वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, वो एसोसिएट करते हैं अपने लोकल डाइटीज से उस वन को, तो वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, और जो भी उनका काम होता है कल्चरल एसोसिएशन रखता है सैक्रेड ग्रुप। तो हर ये जो सैक्रेड ग्रुप्स है हर जगह है इंडिया में। राजस्थान में जो इस तरह का वन है उसको कहते हैं ओरांस, हमारे बिहार में भी है, बताइए क्या नाम है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर दिया है ओरांस को
एज ए सैक्रेड ग्रोव, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? राजस्थान। तो जो वहाँ के जो उरांस हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी है, वो जो गवर्नमेंट का ये काम है ना उसको अपोज कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि जो जंगल होते हैं वो उनके लिए एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, कल्चरल वैल्यू रखता है। वहाँ का जो भी वो जंगल का प्रोडक्ट होता है उसको यूज करके वो अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करते हैं, कैटल हियरिंग करते हैं, अपने जो उनके गाय भैंस होते हैं उनको चराते हैं। तो इसीलिए वहां पे अपोज किया जा रहा है किसका? सैक्रेड ग्रोव का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीला टनल कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ेंगे। बताइए, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सीला टनल कल भी पढ़ा था, कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में था। हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो उसी को लेकर थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास में है, तो स्ट्रैटेजिक तो होगा ही। टनल है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगर स्नोफॉल भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम आराम से सामान ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो इसी को लेके 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। बताइए, क्या ये बीआरओ ने बिल्ड किया है? क्या ये बीआरओ द्वारा निर्मित है? बिल्कुल है, और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 और टाइम डिले हो गया क्योंकि बीच में कोविड आ गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये बना था अंडर प्रोजेक्ट वर्तक। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। किस प्रोजेक्ट के अंडर? प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर में। चलो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीला सुरंग जो है वो 1300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे 2 लेन वाले सुरंग होगी। ऐसा है क्या? सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है क्या ये? बिल्कुल है, ये सही बात है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन टनल है। कौन? सेला टनल। चलो ठीक है, काफी फैक्चुअल। टनल 1 का जो लेंथ है वो 980 मीटर है और टनल 2 का जो लेंथ है 1555 मीटर है। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। फिलहाल 980 1555 में, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, फैक्चुअल है और सही है। क्वेश्चन बस एक बहाना था, आपको ये सारे फैक्ट्स रटवाना था। तो ये तीनों स्टेटमेंट अभी तक तो सही निकल गए, तो क्या लास्ट वाला सही होगा या गलत होगा? ऑब्वियसली गलत होगा, बट क्या है, ईस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट में आता है? नहीं, हमने कल ही पढ़ा था ये ईस्ट नहीं वेस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना था ना, आराम से। क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा जो है सेला टनल ये बना है वेस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट में, और मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया अरुणाचल प्रदेश में जाकर, और चाइना ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है ना कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा है। बहुत लंबी एस्पिरेशन है चाइना की। साउथ चाइना सी में भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। सेला टनल कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और आज इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चलो पनामा कैनाल, बहुत ही फैक्चुअल है और आपकी न्यूज में आया हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आंसर दे दोगे। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को इस तरह का क्वेश्चन गलत करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम का। तो बिल्कुल नहीं सोचना कि यार ये तो बुद्धू सा क्वेश्चन है, स्किप करके आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से बताइए, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं पनामा कनाल को लेके, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से? नहीं यार, बट ये करते हैं स्विस कनाल। तो बताइए, ये करता है अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन से, हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है क्या? पनामा कनाल। और बहुत बार हमने पढ़ रखा है क्या हो रहा है पनामा कनाल में? ड्राउट हो गया है, एल नीनो का असर दिख रहा है वहां पे, ड्राउट हो गया है, और ये जो पनामा कनाल है सूख गया है। तो जो लार्ज कंटेनर शिप है, जो भारी कंटेनर शिप है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन पे हैम्पर हो रहा है, और जो भी ग्लोबल ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो जो ग्लोबल चेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी को लेके एक रिपोर्ट आई है, और उनका कहना है कि रेड सी में भी हौती रिबेलियन का अलग ही आतंक फैला हुआ है, ऊपर से ड्राउट हो रहा है कहाँ? पनामा कैनाल में। तो इन दोनों के चलते ट्रेड में गिरावट देखी गई है। क्या देखा गया है कि 50% ड्रॉप इन स्विस कैनाल ट्रेड और 32 पनामा कैनाल, ठीक है। जो सप्लाई चेन है वो हैम्पर हो रहा है। स्विस कैनाल जो है दुनिया का 15% ग्लोबल ट्रेड हैंडल करती है, और पनामा कैनाल 5%। इस 5% में से 32% की गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्राउट लाइक सिचुएशन कनेक्टेड है, दिख रहा है, ठीक है। तो पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है
गोभी मंचूरियन खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, बहुत अच्छी लगती है इसका टेस्ट, बट बैन हो गया है कर्नाटक में। और कॉटन कैंडी एक केमिकल है जो कलरिंग प्रोवाइड करता है, उस केमिकल को बैन किया है जो कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में यूज होता है। आपको बताना है किस स्टेट ने ये किया है। बहुत इजी है, बट आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऑप्शन में नहीं है, क्या ये फिर से भूल गई है ऑप्शन देना रीजन कराने के चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मैंने ऑप्शन दे रखा है। हमने पहले पढ़ा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कलरिंग एजेंट। क्या नाम था उस कलरिंग एजेंट का? रोडामाइन बी बैन कर दिया था इसको। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा जाता है कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में, और ये रिसेंट स्टडी ने बताया है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत ही बुरा असर हमारे बॉडी पे शो करता है। कौन? रोडामाइन बी। तो इसी कलरिंग एजेंट को इन चारों में से किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। पहले किया था तमिलनाडु पुडुचेरी ने, अभी हाल ही में एक और स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। किसने किया है बताइए? ये किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। ठीक है, तो पहले तमिलनाडु पुडुचेरी, अब कर्नाटक ने बैन कर दिया है रोडामाइन बी, जो एक कलरिंग एजेंट है जो पाया जाता है कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में। क्यों? क्योंकि इसमें है रोडामाइन बी जो कार्सिनोजेनिक होता है और बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, चलो, बहुत ही कोने में आया हुआ था आपके पेपर में, बिल्कुल चुट्टू सा। चलो, किससे रिलेटेड है बताइए? याओंडे डिक्लेरेशन अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, किस चीज से रिलेटेड है? टेंडेंसी होती है कैंडिडेट्स की कि जब क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होता है ना, तो सबसे लंबा आंसर होता है ना, वही सही होता है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं और बहुत बार शायद सही भी निकल जाता होगा, पर यहाँ पे वो दिमाग नहीं काम करना, वो खुराफात यहाँ पे मत लगाना, ये इसका आंसर नहीं है। ओके, चलो बताओ किससे रिलेटेड है याओंडे डिक्लेरेशन? ये है एंडिंग मलेरिया से लेके। ठीक है, मलेरिया का अंत करने को लेके है याओंडे डिक्लेरेशन। इस तरह के डिक्लेरेशन वगैरह एग्जाम में बहुत पूछते हैं, और जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं, तो उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। इससे पहले 11 कंट्रीज ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। अब अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज ने याओंडे डिक्लेरेशन पे साइन किया है ताकि वो मलेरिया को खत्म कर सके। और ये पहले साइन हुआ था कहाँ? याओंडे, जो कैमरून की कैपिटल है वहाँ पे, और को होस्ट किया था WHO ने। किसको? याओंडे डिक्लेरेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल याद रखना है। याओंडे डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग मलेरिया। मलेरिया को एंड करना है, मलेरिया के डेथ्स को एंड करना है। ठीक है, चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हेल्थ इमरजेंसी कहाँ पे लगा था? डेंगू के चलते 90 डे की हेल्थ इमरजेंसी लगी थी पेरू में। ठीक है, बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ डंकीज स्किन किसने बैन किया है? अफ्रीका समिट हो रहा था, 37th अफ्रीका समिट। कहाँ हो रहा था? एडिस अबेबा, इथोपिया में। तो उस अफ्रीकन समिट ने ये निकल के आया कि हम बैन करेंगे। किसने कहा? अफ्रीकन समिट जो हो रहा था वहां पे उन्होंने कहा कि हम बैन करेंगे क्या? डंकी स्किन के एक्सपोर्ट को। कहाँ एक्सपोर्ट होके जा रहा था? चाइना में जा रहा था। क्या कर रहे थे चाइना वाले? इसको खा रहे थे? नहीं यार, खा नहीं रहे थे। ये जो स्किन है उनसे जेलेटिन निकलता है जो यूज होता है उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में भी, और बहुत ही ज्यादा इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। किसकी? डंकी स्किन को। इसीलिए 37th अफ्रीकन समिट जो हुआ था वहां पर ये निर्णय लिया गया कि हम इसको बैन कर देंगे, डंकीज की स्किन को एक्सपोर्ट होने से बैन करेंगे। किसने किया? अफ्रीकन समिट, 37th अफ्रीकन समिट जो हो रहा था एडिस अबेबा इथोपिया में। चलो ठीक है, ये लास्ट जो लंबा सा है ये क्या है? क्या ये एम करता है अफ्रीका इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का? ठीक है, और उनका जो SDG गोल है उसको फुलफिल करने का, और अफ्रीकन यूनिट का जो एजेंडा है 2063 इसको फुलफिल करने का। याओंडे डिक्लेरेशन ऑब्वियसली इसको लेके नहीं है। ये किसका एम है? ये जो एम है अभी हाल ही में नई बनी है अफ्रीकन क्लब, ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था इसको। तो अफ्रीकन क्लब का ये एम था कि वो जितने भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे और जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसको SDG को गोल है, SDG की जो गोल है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। कौन करेगा? अफ्रीकन क्लब करेगा। और उनका जो अपना एजेंडा है 2063 एजेंडा ये कहता है कि हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो इसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। कौन करेगा? अफ्रीकन क्लब। कहाँ फॉर्म हुआ था? 37th अफ्रीकन समिट जो हुआ था एडिस अबेबा इथोपिया में। बहुत आराम से पढ़ लिया और बहुत अच्छे से याद भी होगा। और 3-4 पॉइंट, मतलब जो आंसर है उसको छोड़ के जो बाकी के पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि 5वें बार हम रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं विश्वास होता है तो पुरानी क्लास जाके देख लो। अगर आप नए हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और 3-4 क्लास करो, उसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगा। 20 से 25 मिनट की क्लास आती है, दिन के सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो कवर हो जाएगा। चलो
बहुत ही फैक्चुअल है। किनको नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है, बताइए। ये चुना गया है देवेंद्र झाझरिया जी को, ठीक है। इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल लाया हुआ है हमारे लिए, जैवलिन थ्रोअर है देवेंद्र झाझरिया, इनको मिला है प्रेसिडेंट का पद पैरालंपिक कमेटी में। चलो ठीक है। सुनील मित्तल को क्या मिला था? चार्ल्स III जो यूके के किंग है उनके द्वारा नाइटहुड सुनील मित्तल को, ठीक है। शशि थरूर जी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शैवलियर दी अवार्ड, किसको? शशि थरूर को। और एस सोमनाथ जी को क्या मिला था बताइए? KP नाम्बियार अवार्ड। चलो ठीक है। और देवेंद्र झाझरिया प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अग्नि 5 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोदी जी ने खुद आके बताया था इसके बारे में, तो कैसे नहीं इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, बहुत काम कर रहे हैं अभी। इससे रिलेटेड 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अग्नि 5 जितने भी डायमेंशंस हो गए ना, जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं अग्नि 5 को लेके सारे यहाँ पे मेंशन्ड है, बहुत आराम से डील कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। चलो बताओ कौन सा है गलत, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अग्नि 5 क्या मिशन दिव्य अस्त्र के अंडर में लॉन्च किया गया था? मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था इस मिशन के बारे में, पढ़ा था ट्वीट, पढ़ा करो। अगर कोई भी इस तरह का ट्वीट आता है, खास करके जो हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाँ, ये मिशन दिव्य अस्त्र के अंडर में लॉन्च किया गया था क्या अग्नि 5? तो ये स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? अग्नि 5 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है पता है? सी 2 टाइप के मिसाइल्स होते हैं, एक होता है बैलिस्टिक और एक होता है क्रूज। क्रूज मिसाइल क्या होता है ना, ये गाइडेड मिसाइल होता है। आप इसमें ना कंप्यूटर के थ्रू सेट कर दोगे टारगेट और डिस्टेंस, वो वहीं पे जाके लगेगा, वहीं पे जाके एक्सप्लोड होगा। कौन सा मिसाइल? क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ना बल्ले बल्ले करता है, वो उड़ जाते हैं और मतलब बस उड़ते हैं, हवा में जाते हैं और गिरते हैं, इनको पहले से नहीं पता रहता कि कहाँ जाएंगे ये। तो ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल तो नहीं है ये, जी हाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट तो सही निकल गए, आपको इनकरेक्ट पता करना है तो इन दोनों में से कोई इनकरेक्ट होगा। चलो ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो है इसका स्ट्राइक रेंज है 5000 किलोमीटर से अधिक और ये MIRV के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्या है MIRV टेक्नोलॉजी? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टारगेट। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्या होता है? सी जैसे नॉर्मली मिसाइल्स होते हैं, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल, ये छोड़े जाएंगे और इसमें से एक ही बार ये फटेगा, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, सिंगल वारहेड होता है इसमें, ओके। अब ये क्या है? MIRV है, मल्टीपल वारहेड है, तो इसमें क्या होता है? निकला और गिरते जाएंगे। ये एक ही जगह पे नहीं टारगेट करते हैं, ये 5-6 जगह पे टारगेट करते हैं। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ने पहली बार टेस्ट की इंडिजिनसली, मतलब खुद की बनाई हुई है ये हमारी। तो ये क्या स्टेटमेंट सही था? बिल्कुल सही था। आपको समझ में आ गया? तो ये है MIRV टेक्नोलॉजी और हाँ ये सही स्टेटमेंट है। तो क्या बच रहा है? B फर्स्ट कंट्री। ऐसा हो सकता है क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया पहली बार टेस्ट कर रहा हो सकता था, बट हम थोड़े से देर हो गए क्योंकि इससे पहले US ने किया था सबसे पहली बार 1970 में, उसके बाद फिर चाइना ने किया हुआ है, रशिया ने भी कर रखा है, UK ने भी कर रखा है, फ्रांस भी देख के कर लिया UK का। तो इंडिया थोड़े से लेट हो गया, हम फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत ऐसी तकनीक वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले सबसे पहली बार US ने किया था, उसके बाद फिर चाइना, रशिया, UK, फ्रांस और अब इंडिया ने किया। तो DRDO द्वारा निर्मित है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही शाबाशी दी हमारे साइंटिस्ट को, DRDO के साइंटिस्ट को। ये इंडिजिनसली मेड है, मल्टीपल वारहेड्स है, हर एक चीज पढ़ लिया, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और कौन सा ऑपरेशन था? दिव्य अस्त्र। ऑपरेशन दिव्य अस्त्र, दिव्य है ये अस्त्र। कौन सा? अग्नि 5। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो ये न्यूज में देखा गया है, नाम बहुत ही सुंदर है, लास्ट में दीपाकी का है, पहला आप पढ़ लो, टैनियोगोनालस दीपाकी, जो भी है यार प्रोनाउंसिएट कर लेना। तो ये हाल ही में देखा गया है, ये क्या है, किससे संबंधित रखता है? जो पहले से क्लास कर रहे हैं ऑप्शन देख के आराम से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन छोड़ के सारे ऑप्शन हमने पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ा है वही आंसर है।
तो क्या है ये एक वास्प है, ठीक है, हड्डा है, हड्डा। जानते हो हड्डा क्या होता है? मधुमक्खी जैसा ही दिखता है ये। तो ये अभी न्यूज में देखा गया है, जिसका नाम जो लिखा हुआ था ना दीपिका, वही है। तो ये नया स्पीसीज वेस्टर्न घाट जो कर्नाटक रीजन में होता है वो पाया जाता है, और ये है ना, ये पैरासिटोइड वास्प है। ये क्या करता है, जो भी इन्वेसिव स्पीसीज वगैरह है, जो भी पेस्ट वगैरह है जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पे फीड करता है। कौन? पैरासिटोइड वास्प। और ये ऐसा इंसेक्ट है जो अंडे देता है इनसाइड अदर इंसेक्ट्स, दूसरे इंसेक्ट के अंदर घुस के अंडे देता है ये, ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नेचर ने भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है गार्डनर का। क्यों? क्योंकि इन्वेसिव स्पीसीज पे फीड करता है कौन? ये हड्डा। और इसकी नई स्पीसीज जिसका नाम था पाई गई है कहाँ? वेस्टर्न घाट कर्नाटक रीजन में। चलो ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नाम नेमाटोड। एक समय की बात है, हमने पढ़ा था इस नेमाटोड के बारे में, ये भी पेस्ट पे ही फीड करता है, अंदर घुसता है पेस्ट के और बैक्टीरिया रिलीज करता है और मार देता है। क्या नाम था? स्टेरिनीमा एडम्सी। ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, बहुत बार डिस्कस किया था, बहुत लंबे टाइम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ये नए तरह का नेमाटोड पाया गया है। क्या नाम था? स्टेरिनीमा एडम्सी। चलो ठीक है। तोता बुखार, पैरट फीवर, कल ही पढ़ा था। सिटकोसिस, पहली बार 5 लोगों की जान गई है सिटकोसिस फीवर से, पैरट फीवर से। क्या होता है ये? होता तो ये बर्ड्स में है, बट ट्रांसमिट होके आ जाता है ह्यूमंस में भी। स्पेशली वो ह्यूमंस ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, स्पेशली वेटरनरियन हो गया या फिर बर्ड वाचर हो गए। तो 5 लोगों की जान गई है पैरट फीवर के थ्रू। चलो ठीक है। फ्लाइंग डायनासोर, स्कॉटलैंड में इनका फॉसिल पाया गया था, और क्या नाम था? सियोपेट्रा एवांसी। क्या था? सियोपेट्रा एवांसी। फ्लाइंग डायनासोर फॉसिल पाया गया स्कॉटलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पैरट फीवर डिस्कस के लिए वास्प, और निमाटोड स्टेरिनीमा एडम्सी। ओके, तो ये भी निमाटोड हो गया। आज का डिस्कशन एंड। तो ये था आज का डिस्कशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।